Hello students, as you all know, I am making series on labor law. Last videos में हमने the Minimum Wages Act 1948 कवर किया था. सिलेबस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी और इन सारे वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी. अदरवाइज़ आप मेरे चैनल पे विज़िट करके भी ये सारी वीडियोस देख सकते हैं. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936. In this video, we are going to discuss about the object, scope and application of the act and बाकी की वीडियोस में हम बाकी टॉपिक्स कवर करेंगे इस एक्ट के. तो स्टार्ट करते हैं द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936. नेम से ही आपको समझ आ गया होगा कि ये एक्ट पेमेंट की बात करता है, वेजेस के. ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इस एक्ट को ऑब्जेक्ट एंड स्कोप, उसके बाद हम देखेंगे इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी. ये एक्ट एप्लीकेबल किन किन एम्प्लॉयज़ पे होता है. तो इससे बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगी. इस एक्ट का पहले क्या होता था कि एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे. वो उनकी पेमेंट बहुत लेट करते थे, बहुत डिले करते थे उनको उनकी वेजेस देने में. सो इसीलिए द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट लाया गया. इस एक्ट के अंदर प्रोविजंस बनाए गए. सेकंड थिंग कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो एम्प्लॉयज़ की वेजेस में से पहली बात तो मैंने आपको बताया डिले, बहुत लेट देते थे और लेट देने के साथ साथ उसमें डिडक्शंस भी कर देते थे काफ़ी सारी. तो ऑलरेडी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी वेजेस कम होती थी, उसमें से भी वो डिडक्शंस कर देते थे, फाइन्स लगा देते थे और लेट भी देते थे. ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्ट देखें तो यही है कि टू रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेजेस टू सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉय. ये एक्ट रेगुलेट करता था पेमेंट ऑफ वेजेस की सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉय की. तो जो सर्टन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉय जो इस एक्ट में मेंशन्ड है, जिन एम्प्लॉयज़ पे ये एक्ट एप्लीकेबल होता है, उन एम्प्लॉयज़ की वेजेस को, पेमेंट ऑफ वेजेस को रेगुलेट करता है ये एक्ट. सो ये था पहला ऑब्जेक्टिव इस एक्ट का. सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय. ये एक्ट द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट बनाया गया, ठीक है, ताकि एम्प्लॉयज़ को कोई लॉस ना हो. तो बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया गया ताकि उनको पेमेंट अपने टाइम पे भी मिले फ्रॉम द एम्प्लॉयर. ठीक है, और एम्प्लॉयर उनकी वेजेस में से कुछ अनऑथराइज्ड डिडक्शंस ना कर सके. तो बेसिकली ये एक्ट बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया गया था, एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए बनाया गया था. थर्ड थिंग इज़ कि जो इरेगुलरिटीज़ थी इन द पेमेंट ऑफ वेजेस एंड अनऑथराइज्ड डिडक्शंस कर रहे थे, कौन कर रहे थे? ये इरेगुलरिटीज़ पेमेंट ऑफ वेजेस और अनऑथराइज्ड डिडक्शंस कौन कर रहे थे? लेट पेमेंट और अनऑथराइज्ड डिडक्शंस कौन करता था? ER, एम्प्लॉयर, है ना. एम्प्लॉय कहाँ से? एम्प्लॉय की सैलरी में से, है ना. तो इसको रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया ताकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी टाइम पर दे और कोई अनऑथराइज्ड डिडक्शंस ना करे. ठीक है, लास्ट थिंग इज़ कि ये एक्ट इंश्योर करता था कि जो पेमेंट ऑफ वेजेस हैं जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है वो एक रेगुलर इंटरवल्स पे दे. ठीक है, वो इंटरवल्स भी इस एक्ट में मेंशन किए गए. ठीक है, कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को टाइम पे दे, रेगुलर इंटरवल्स पे दे उसकी वेजेस और बिना किसी अनऑथराइज्ड डिडक्शंस के उसको उसकी वेजेस दे. ठीक है, अब बात करते हैं इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी की. ठीक है, तो सेक्शन 1 ऑफ द एक्ट बोलता है कि ये एक्ट अप्लाई होता है टू होल इंडिया. अब कई लोग कंफ्यूज होंगे और क्वेश्चन करेंगे कि क्या ये जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई होता है. तो यस, ये जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल है, ये याद रखना, क्योंकि यहाँ लिखा है अप्लाइज टू होल इंडिया. अगर जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता तो यहाँ लिखा होता एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बट यहाँ ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, यहाँ लिखा है अप्लाइज टू होल इंडिया. ठीक है, दूसरी बात कि ये कौन कौन से एम्प्लॉयज़, तो बहुत सारे होते हैं, तो कौन कौन से एम्प्लॉयज़ पे अप्लाई होता है. तो ये एक्ट उन एम्प्लॉयज़ पे एक्ट
एप्लीकेबल होता है जो एम्प्लॉयड है फैक्ट्री में, ठीक है, जब फैक्ट्री में एम्प्लॉयर्स हैं उन पे एक्ट अप्लाई होता है। सेकेंड थिंग रेलवे, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड है रेलवेज़ में उन पे, जो एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड है मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस से रिलेटेड सर्विसेज में, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस में, लेकिन जो मिलिट्री और जो नेवल फोर्सेस हैं वो इसमें अप्लाई नहीं होती, ठीक है, जो आर्म्ड फोर्सेस है वो इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। फिर डॉक वॉर्फ या जेटी, मतलब कि जो पोर्ट्स होते हैं उनके साइड में डॉक वगैरह होते हैं जहाँ पर शिप्स के रिपेयर का काम चलता है, तो वो होते हैं डॉक वॉर्फ एंड जेटी। उसके बाद इनलैंड वेसल्स में जो एम्प्लॉयर्स काम करते हैं, जो एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयड होते हैं माइंस में, ऑयल फील्ड्स में, प्लांटेशन में या कंस्ट्रक्शन में किसी बिल्डिंग के, वो सारे। तो ये सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं इन सारी जगह पे जो एम्प्लॉयड हैं उन सब पे अप्लाई होता है द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन सारे एम्प्लॉयर्स के अलावा भी ये एक्ट अप्लाई कर सकती है किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में, किसी भी इंडस्ट्री पे, लेकिन उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पहले उस इस्टेब्लिशमेंट या इंडस्ट्री को 3 महीने का पहले नोटिस देना पड़ेगा एंड, ठीक है, 3 महीने के बाद उनके ऊपर वो अप्लाई कर सकते हैं द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। विद दिस वी आर डन विद द ऑब्जेक्ट, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्ट के बाकी सारे पार्ट्स को कवर करेंगे। सो इफ़ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, हिट लाइक, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।